कर्म करे किस्मत बने, जीवन का यह मर्म, प्राणी तेरे हाथ में, तेरा अपना कर्म, तेरा अपना। या 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए, कोई बोलेगा नहीं? या 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संपूर्ण ऊर्जा जब निकाले थे, करते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा E सफिक्स n, माने 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा आई थी बेटा -RCH बटा n²। यही आया था ना, याद आया? और ये था हाइड्रोजन परमाणु के लिए। किसके लिए बेटा? हाइड्रोजन परमाणु के 9वीं कक्षा में चक्कर करते हुए, वैसे ऊपर डाल दो, चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण ऊर्जा En बराबर -RCH अपान n²। याद आया? अब बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन n 1वीं कक्षा में हो तो उसकी ऊर्जा n1 रह जाएगा यहाँ जहां n है, और अगर n 2वीं कक्षा में रहे तो उसकी ऊर्जा जहां n है वो n2 हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन अगर n1वीं कक्षा से n2वीं कक्षा में जाए और फिर अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करते हुए पुनः जो है उस कक्षा से निम्न कक्षा में आए तो ऊर्जा उत्सर्जन के लिए सूत्र होगा डेल्टा E बराबर E2 - E1 के हिसाब से En2 - En1। इतनी ऊर्जा अगर वो अतिरिक्त अवशोषित कर ले तो n1वीं कक्षा से n2वीं कक्षा में जाए, या इतनी ऊर्जा वो उत्सर्जित कर दे तो n2वीं कक्षा से n1वीं कक्षा में आ जाएगा। आप जानते हो कि अभी आपको पढ़ाएंगे आगे कि इलेक्ट्रॉन 2 घटनाएं दिखाता है, अवशोषण संक्रमण, केमिस्ट्री की भाषा है भाई, अब हमको ज्यादा जानकारी नहीं, आप लोग ज्यादा जानकार हैं, बताना। अवशोषण संक्रमण और उत्सर्जन संक्रमण होता है। तो जब जो है स्नेहा ऊर्जा कि जब जो है कोई परमाणु पर बाहर से ऊर्जा आपतित होती है तो परमाणु का कोई इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को अवशोषित करता है और निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाली कक्षाओं में जंप कर जाता है। इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा को अवशोषित करके किसी एक निम्नतम कक्षा से किसी उच्चतम कक्षा में चले जाना, उत्सर्जित हो जाना, अवशोषण संक्रमण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना संक्रमण कहलाता है। और ऊर्जा को अवशोषित करके जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो उसे क्या कहते हैं? अवशोषण संक्रमण। ऐसे ही बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में चक्कर कर रहा हो, तृतीय ऊर्जा स्तर में, और वो अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करे, उसकी ऊर्जा कम हो और वो तीसरी कक्षा से गिर करके दूसरी कक्षा या पहली कक्षा में आ जाए तो इलेक्ट्रॉनों का ऊर्जा का उत्सर्जित करके एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ जाना उत्सर्जन संक्रमण कहलाता है। तो देयर आर 2 प्रकार के संक्रमण, एंड व्हाट इज संक्रमण ऑफ इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन का संक्रमण क्या है? इलेक्ट्रॉनों का किसी एक कक्षा से किसी दूसरी कक्षा में पहुंच जाना संक्रमण होता है। और जब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके संक्रमण प्रदर्शित करें तो उसे जो है हम अवशोषण संक्रमण कहते हैं। और जब ऊर्जा उत्सर्जित करें, इलेक्ट्रॉन निकाल दें और तब जो है संक्रमण दिखाएं तो उसे क्या कहते हैं? उत्सर्जन संक्रमण। और परमाणु की ऐसी अवस्था जबकि संक्रमण हो रहा हो उत्तेजित अवस्था कहलाती है। और जब कोई इलेक्ट्रॉन
ऊर्जा इतनी ज्यादा अवशोषित कर ले कि वो परमाणु की कक्षा से ही बाहर हो जाए, तो इसे आयनन कहते हैं। और तब जो है आवश्यक ऊर्जा आयनन ऊर्जा कहलाती है। इस दौरान परमाणु का विभव आयनन विभव कहलाता है। परमाणु की यह अवस्था आयनित अवस्था कहलाती है, घटना आयनन कहलाती है। और एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जाना संक्रमण कहलाता है। परमाणु की यह अवस्था संक्रमित अवस्था कहलाती है। और इस समय जो विभव होता है उत्तेजित विभव या उत्तेजन विभव कहलाता है। ऐसे बहुत सारी लंतरानी पढ़ेंगे हम लोग। तो भाई देवे यहां पर आपको दिखाया कि हम लोग डेरिवेशन कर चुके हैं प्यारे बच्चों की। अगर इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु में या आणविक कक्षा में चक्कर कर रहा है तो उसके लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा उसकी जो है En बराबर -RCH/N²। अब अगर इलेक्ट्रॉन N1वीं कक्षा से N2वीं कक्षा में जाए या N2वीं कक्षा से N1वीं कक्षा में आए तो इसके लिए उसको जो है ऊर्जा अतिरिक्त जो है उसका उत्सर्जन करना होगा। कितनी ऊर्जा उत्सर्जन करना होगा? जो दोनों कक्षाओं की ऊर्जा का अंतर होगा। तो गौर से देखिए, N1वीं कक्षा में चक्कर हेतु आवश्यक ऊर्जा En1 बराबर -RCH/N1²। इसी प्रकार N2वीं कक्षा में चक्कर करते हुए इलेक्ट्रॉन के लिए आवश्यक ऊर्जा E2 बराबर -RCH/N2²। अगर N2वीं कक्षा से वो N1वीं कक्षा में आता है तो अपनी ऊर्जा को क्या करता होगा? उत्सर्जित करता होगा। कितनी उत्सर्जित करता होगा? E2 - E1, यही ना। यदि इलेक्ट्रॉन N2वीं कक्षा से N1वीं कक्षा में आए तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर En2 - En1। एनी डाउट टू एनीबॉडी? किसी को कहीं कोई दिक्कत? अगर इलेक्ट्रॉन दूसरी कक्षा में चक्कर कर रहा है और इलेक्ट्रॉन जंप करके तीसरी कक्षा में जाए तो भी वो ऊर्जा जो है अवशोषित करके जाएगा। और अगर मान लो इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा से दूसरी कक्षा में आए तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में अगर आए तो वो जो है अपनी ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। तो यहाँ हमने क्या किया है? यहाँ पर उत्सर्जन होगा। क्यों? उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में ला रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन N2वीं कक्षा से N1वीं कक्षा में आए तो ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, अपनी एक्सेस ऊर्जा को फेंकेगा। तो उत्सर्जित ऊर्जा डेल्टा E बराबर En2 - En1 क्या होगा? जरा देख के बताओ। डेल्टा E बराबर En2 -RCH/N2², माइनस माइनस प्लस RCH/, और ये हो गया बेटा डेल्टा E बराबर RCH1/N1² -1/। एनी डाउट? और एक बात कहना चाहूंगा कि बोहर सिद्धांत आप पढ़ते हो। बोहर सिद्धांत की 3 परिकल्पनाएं हैं। पहली परिकल्पना है कि इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर करते हैं जिनके लिए उनकी जो है कोणीय संवेग का मान कक्षा संख्या के h/2π गुना हो। और दूसरा क्या पढ़ते हो? दूसरा पढ़ते हो कि भिन्न भिन्न कक्षाओं में जब चक्कर करता इलेक्ट्रॉन जिनके लिए कोणीय संवेग कक्षा संख्या के h/2π गुना होता है वे स्थायी कक्षाएं होती हैं और इन कक्षाओं में चक्कर करता हुआ इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जन नहीं करता। तीसरा आप पढ़ते हो कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तर में जाकर पुनः जब निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वह ऊर्जा को फोटॉन ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित करता है। तो ये डेल्टा E फोटॉन ऊर्जा के रूप में प्राप्त होगी। इधर क्लियर? बोहर सिद्धांत से
गौर से देखिएगा, बोहर सिद्धांत से इलेक्ट्रॉन द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किस रूप में प्राप्त होती है? डेल्टा ई बराबर फोटान ऊर्जा। याद करो फोटान ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? एच सी अपान लेमडा या एच न्यू, यही होता है ना। समीकरण 1 और 2 से क्या पता लग गया? एच सी अपान लेमडा भी डेल्टा ई की वैल्यू है और आर सी एच 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर भी डेल्टा ई की वैल्यू है। सी एच कट गया, 1 अपान लेमडा बराबर आर 1 अपान एन वन स्क्वायर माइनस 1 अपान एन टू स्क्वायर। ये बेटा एक सूत्र आ गया, यही डेरिवेशन करना था। यहाँ ये सूत्र जो है आया हुआ है, जो यहाँ लेमडा को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, लेकिन 1 अपान लेमडा को तरंग संख्या कहते हैं। और ये हम तरंग संख्या का व्यंजक प्राप्त किए हैं। इस सूत्र के आधार पे हाइड्रोजन परमाणु के स्पेक्ट्रम की तरंग संख्याएं प्राप्त होंगी। और आगे पढ़ाएंगे कि ये चाचा मिलेंगे बामर, तो फिर कुछ दिन बाद मिलेंगे लाइमन। बामर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने पता किया कि जब इलेक्ट्रॉन विभिन्न ऊर्जा स्तर से प्रथम ऊर्जा स्तर में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा की तरंग दैर्ध्य या स्पेक्ट्रम बामर स्पेक्ट्रम कहलाती है। माने इलेक्ट्रॉन कहां से कहां आता है? हर ऊर्जा स्तर से पहली ऊर्जा स्तर में, या तो दूसरी पहली में आएगा, या तो तीसरी पहली में, या तो चौथी पहली में, ऐसे ही। तब इस सूत्र में N1 की जगह क्या लिखेंगे? 1 पहली कक्षा में आ रहा इलेक्ट्रॉन। N2 की जगह 2 लिखेंगे, 3 लिखेंगे, 4 लिखेंगे। और अब अगर इस सूत्र में N1 जगह 1 और N2 की जगह 2 लिखें तो बामर श्रेणी की पहली स्पेक्ट्रमी रेखा की तरंग दैर्ध्य आएगी। N2 की जगह 3 लिखें तो दूसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य, N2 की जगह 4 लिखें तीसरी रेखा की तरंग दैर्ध्य। माने बामर श्रेणी के हर रेखाओं की तरंग दैर्ध्य कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही हम आपको लाइमन श्रेणी पढ़ाएंगे कि उन्होंने कहा कि जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चक्कर करते हुए अपनी ऊर्जा को उत्सर्जित करके दूसरी कक्षा में आता है तो उसके द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा स्पेक्ट्रम लाइमन श्रेणी की स्पेक्ट्रम कहलाती है। माने तीसरी से दूसरी में आवे, चौथी से दूसरी में आवे, पांचवी दूसरी, चाहे जौने कक्षा स्केम में आवे तो ऊर्जा उत्सर्जित करे तब तो आए। तो जौन ऊर्जा उत्सर्जित होए उसका स्पेक्ट्रम अगर बनवा तो उसका कहा जाए लाइमन स्पेक्ट्रम। और हर स्पेक्ट्रम का यही सूत्र से तरंग दैर्ध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, तो भगवान नाम लुक हियर, रीडबर्ग नियतांक, इधर देखिए जरा, रीडबर्ग नियतांक। कोई बोलेगा नहीं बेटा? परमाणु की कक्षाओं में चक्कर करता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, परमाणु कक्षाओं, याद ध्यान दीजिएगा जरा, कक्षाओं में चक्कर करने वाले इलेक्ट्रॉन, सभी लोग ध्यान दें, करते हुए इलेक्ट्रॉन हेतु m(e⁴) याद भी रहे 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर इंटू C इंटू H³ को रीडबर्ग नियतांक कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? रीडबर्ग नियतांक। ध्यान से देखिए, रीडबर्ग नियतांक इतने पदों को कहा जाता है, हमने सेट किया था कल। R बराबर m(e⁴) 8 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर C H³। यह रीडबर्ग नियतांक होता है। कल की क्लास में भी सेट किए थे, कल या परसों में। यहाँ m की जगह 9 × 10⁻31 सुने बेटा, समझ 1.6 × 10⁻19
8 गुणे एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर 8.85 गुणे 10 की घात -12 का होल। इधर ओके 3 गुणे 10 की घात 8 6.6 गुणे 10 की घात -34। सभी पदों के मान ज्ञात है कि नहीं? ज्ञात है ना। अगर इन्हें हल किया जाता है तो 1.09 गुणे 10 की घात 7 प्रति मीटर ये आ जाता है आर की वैल्यू। तो रीडबर्ग नियतांक आर की वैल्यू ये है। कभी पूछता है 1 नंबर का रीडबर्ग नियतांक का क्या होता है, मान बताओ, इसका क्या प्रयोग है? तो रीडबर्ग नियतांक ये होता है, मान ये होता है, प्रयोग 2 है। हमारे जो है फिजिक्स केमिस्ट्री में रीडबर्ग नियतांक का 2 प्रयोग है। पहला है स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करने में, माने हर प्रकार के स्पेक्ट्रम की तरंग दैर्घ्य आर के पदों में होती है। अभी अभी थोड़ी देर पहले आपने सूत्र देखा था 1/λ बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो आप अभी कुछ देर बाद पढ़ोगे कि लाइमन स्पेक्ट्रम, बामन स्पेक्ट्रम, फुंड स्पेक्ट्रम, पास्चन स्पेक्ट्रम, ब्रैकेट स्पेक्ट्रम, और ये भी पढ़ोगे कि कब इलेक्ट्रॉन किस कक्षा से किस कक्षा में आए कि ये स्पेक्ट्रम बनेगा। हर प्रकार के स्पेक्ट्रम की तरंगदैर्घ्य आप, तरंग संख्या आप आर के पदों में ही निकाल पाओगे, क्योंकि सूत्र जो है 1/λ बराबर आर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, तो आर था सूत्र में। तो पहला प्रयोग यही है, कह सकते हो कि स्पेक्ट्रमी रेखाओं की तरंग संख्या ज्ञात करने में। दूसरा बेटा आयनन विभव में भी आर का प्रयोग होता है। आर के पदों में आयनन विभव आता है -RCH/n स्क्वायर। ये किसी भी इलेक्ट्रॉन की किसी कक्षा की आवश्यक ऊर्जा होती है। तो आयनन विभव ज्ञात करने में भी आर का प्रयोग होता है। 2 यही इस्तेमाल है, आयनन विभव में, तरंग संख्या में। जल्दी छापो। परमाणु के विविध ऊर्जा स्तर, हाइड्रोजन परमाणु और पारा, इन्हीं सब का जो है तमाम वैज्ञानिकों ने शोध करके पता किया। किसका किसका? पहले पारा का, फिर हाइड्रोजन का। परमाणु के विविध ऊर्जा स्तर, आवाज नहीं लिखिए। परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में लिखो, परमाणु की भिन्न भिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन भिन्न भिन्न ऊपर ऊर्जा की मात्रा से परिक्रमण करते हैं। इस प्रकार परमाणु की ऊर्जा के कुछ विशिष्ट, परमाणु की ऊर्जा के कुछ विशिष्ट, लो बेटा इसे पूछ लो, हाथ भी पूछ लेना, कुछ विशिष्ट मान ही होते हैं। कुछ विशिष्ट मान ही होते हैं, अर्थात परमाणु की सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं। परमाणु की सुनिश्चित ऊर्जा अवस्थाएं होती हैं, इन्हें ही परमाणु के
विविक्त ऊर्जा स्तर कहा जाता है। फ्रांक व हर्ज नामक वैज्ञानिक ने इस बात को प्रमाणित किया है लिखे बेटा। पारे के प्रमाण हेतु मूल या निम्नतम अवस्था यदि शून्य हो तो पारे के प्रमाण की अन्य उत्तेजित अवस्थाएं पारे के परमाणु की अन्य उत्तेजित अवस्थाएं 4.86 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कामा 6.67 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 8.80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 10.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। अंतिम ऊर्जा अवस्था आयनन ऊर्जा अवस्था कहलाती है। तथा सभी ऊर्जा अवस्थाओं का आरेख ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। ऊर्जा स्तर आरेख कहलाता है। नई लाइन से जब नाभिक व इलेक्ट्रॉनों के मध्य स्थिर वैद्युत ऊर्जा न्यूनतम होती है जी, न्यूनतम होती है तो परमाणु की यह अवस्था मूल अवस्था या निम्नतम ऊर्जा अवस्था कहलाती है। मूल अवस्था या न्यूनतम ऊर्जा अवस्था कहलाती है।
जब परमाणु को बाहर से ऊर्जा प्राप्त होती है तो यह अपनी निम्नतम ऊर्जा अवस्था को छोड़कर अत्यधिक ऊर्जा अवस्था में पहुंच जाता है। परमाणु की यह अवस्था उत्तेजित अवस्था कहलाती है। नई लाइन से तथा इलेक्ट्रॉनों का एक ऊर्जा स्तर से किसी दूसरे ऊर्जा स्तर में जाना संक्रमण कहलाता है। अब ये सब हम बताए थे, लेकिन अभी हम लिख के बना के समझाएंगे। यदि नई लाइन से, यदि किसी परमाणु को बाहर से इतनी अधिक ऊर्जा प्राप्त हो जाए कि इसका कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु को छोड़कर चला जाए, परमाणु को छोड़कर चला जाए तो यह अवस्था आयनित अवस्था कहलाती है। आयनित अवस्था कहलाती है तथा यह घटना आयनन कहलाती है। नई लाइन से, वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके, जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि इलेक्ट्रॉन परमाणु से टकराकर उसे उत्तेजित कर दे, उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव कहलाता है। उत्तेजन विभव या ऊर्जन विभव कहलाता है। नई लाइन से, वह न्यूनतम त्वरक विभव, वह न्यूनतम त्वरक विभव जो किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा दे सके कि परमाणु आयनित हो जाए, आयनन विभव कहलाता है। पांच लाइन जगह छोड़ देना है बेटा, और हेडिंग कल से चलेगी।